ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल की क्लास में अकाउंटिंग फॉर मटेरियल वाला चैप्टर शुरू किया था और हमने हाफ कर लिया था। हाफ भी नहीं था, वन फोर्थ किया था चैप्टर का। मटेरियल का हाफ कर लिया था। अब मटेरियल का हम बाकी का हिस्सा करेंगे। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। और हम इस चैप्टर में किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं? मटेरियल। आप सबको मालूम है कि एक लेमैन को भी पता है कि अगर वो अपने सब्जी का ठेला लगा रहा है तो सब्जी के ठेले को वो कॉस्टिंग कैसे लगाएगा, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेगा। तो एक ठेले वाले को भी पता है कि वो उसमें मटेरियल डालेगा, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, कोई ओवरहेड है। मटेरियल उसका क्या होगा? मटेरियल एक सब्जी वाले का क्या होगा? ठीक है। हम्म, इसका एसिड हो। क्या है? सब्जी वाले का क्या है, आपको नजर आ रहे हैं ना, तो उसकी कौन सी चीज उसका मटेरियल कहलाई जाएगी? ठीक है, इसकी कार्ड है वो भी। वो मटेरियल है। जो जो सब्जियां होगी। सब्जियां। वो मटेरियल कौन सी कैटेगरी में? कल हमने थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ा, क्या क्या था? थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल: रॉ मटेरियल, मटेरियल इस एक फिनिश गुड्स इश्यूज। एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। सो वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल जो आप प्लास्टिक लेकर आ रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर वर्क इन प्रोग्रेस माल बन रहा है, फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट जो तैयार हो गया, ये आपका फिनिश गुड्स हो गया। अब जो सब्जी वाला है उसका जो उसकी जो सब्जियां हैं वो उसकी इन्वेंटरी कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्वेंटरी। और इन्वेंटरी कहते किसे हैं? किसी भी दाने की इन्वेंटरी क्या है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि हम उसको मटेरियल ही बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे या इन्वेंटरी बोलेंगे? जो उसकी प्रोडक्ट हो, जो उसकी जिसका वो कारोबार कर रहा है, जिसका वो कारोबार कर रहा है, जिसको सेल और परचेज कर रहा है, वो उसकी इन्वेंटरी है। सुपरमार्केट की इन्वेंटरी क्या है? उस तमाम चीजें जो वो सेल कर रहा है। इस इदारे की इन्वेंटरी क्या है? इन्वेंटरी नहीं है, सर्विसेज। इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स को कहेंगे, मगर जो सर्विसेज है वो सर्विसेज है। यहाँ का सर्विसेज क्या है? एजुकेशन। ठीक इसी तरह आप किसी, अब सब्जी वाले की इन्वेंटरी, उसकी सब्जियां, क्योंकि वो वही खरीदो फरोख्त करता है। रॉ मटेरियल उनके लिए होगा जो कोई प्रोडक्ट को किसी प्रोसेस से गुजार रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस से गुजार के एक फिनिश गुड्स में तब्दील कर रहे हैं। हमने कल की क्लास में दो फॉर्मूलाज देखे थे, और वो दो फॉर्मूलाज क्या थे? जल्दी से अब्बास, ताकि जवेरिया को आइडिया हो जाए। इस यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड यूनिट प्लस यूनिट क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस यूनिट ओपनिंग इन्वेंटरी। ठीक है। दो फॉर्मूलाज थे, एक यूनिट्स प्रोड्यूस वाला था और एक यूनिट परचेजेस, मटेरियल परचेजेस का था। ये दो फॉर्मूलाज हमने देखे थे और उससे रिलेटेड सम्स किए थे, दैट्स इट। और इससे आगे हमने कुछ भी नहीं किया था। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल अब हम अहम चीज करेंगे। अकाउंटिंग मतलब जवेरिया, अकाउंटिंग मतलब वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन, किस चीज की रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन? हम्म, ट्रांजैक्शंस की, लेन देन की। ट्रांजैक्शंस कौन से इंग्रेडिएंट्स के हो रहे हैं बिजनेस के? किन इंग्रेडिएंट्स के अराउंड घूम रहे हैं? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस। इन्हीं के इर्द गिर्द ये ट्रांजैक्शंस हो रही है, और यही ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग हम और आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और अकाउंटिंग में दो ही चीजें हम सीख रहे हैं, रिकॉर्डिंग और वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग में कौन कौन से सवालात के जवाबात हमें मिलेंगे? कल लिखा था ना बस, व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, with when to record, with site to record, whether to record or not। इसी तरह वैल्यूएशन में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मिलेगा, एट विच अमाउंट शैल बी रिकॉर्ड, यानी फॉर्मूला क्या यूज होगा, कैलकुलेशन क्या होगी। क्लियर? अब आइए अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, इसी को तो अब हमने सीखना है कि हम रिकॉर्डिंग वाला एलिमेंट सीखेंगे और वैल्यूएशन वाला एलिमेंट सीखेंगे। तो रिकॉर्डिंग का एलिमेंट क्या कह रहा है कि मटेरियल को क्लासिफाई किया जा रहा है दो हिस्सों में, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल की रिकॉर्डिंग कैसे होगी? विल बी क्रेडिटेड टू द मटेरियल कंट्रोल्स अकाउंट एंड डेबिटेड टू द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल
वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट एंड मटीरियल्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह इनडायरेक्ट मटीरियल प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटीरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो अब आप देख रहे हैं डायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट मटीरियल क्रेडिट साइड इज द सेम, सिर्फ डेबिट का फर्क है। डायरेक्ट मटीरियल में वर्क इन प्रोग्रेस रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे, और इनडायरेक्ट मटीरियल में प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। जो हमारे सवालात थे रिकॉर्डिंग के हवाले से, व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, विच साइड टू रिकॉर्ड, वो यहाँ पे उसका जवाब मिल रहा है कि मटेरियल जब भी डायरेक्ट मटेरियल आएगा तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। और जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल अकाउंट इनडायरेक्ट मटेरियल आपको रिकॉर्ड करना होगा तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये किस सिनेरियो में है, जब मटेरियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? हाँ जी बताइए, आपके कॉमन सेंस का इम्तिहान। मटेरियल जब भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग कब की है? इंक्रीज हो रहा है, तो यानी जब डिक्रीज होगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो याद रहेगा ये। नेक्स्ट, अब देखिए छोटा सा सवाल है, एग्जाम्पल सम। A manufacturing business has purchased materials costing $1,02,000 on credit during the month of July 2003. At the start of July, there were inventories of raw materials of $13,000. During the month, $88,000 of direct material were issued to production and $15,000 of indirect materials. We will now prepare the accounting entries for the materials for the month of July. इसकी journal entry तरह बनाई जैसे हमने यहाँ पे बनाई है, आपके पास डेटा गिवन है। बिजनेस ने परचेज किया है माल किस पे, उधार पे, कितने का, 1,02,000। किस महीने में, जुलाई में। जिसमें से ड्यूरिंग द मंथ 88,000 डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजे गए और इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000 के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजे गए। और ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास पहले से रखी हुई थी वो 13,000 रॉ मटेरियल रखी हुई। ओपनिंग इन्वेंट्री का हमें कुछ करना है? अभी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें सिंपली रिकॉर्ड करना है और ओपनिंग इन्वेंट्री पहले से रिकॉर्ड में आई हुई होगी। हमें ये देखना है कि बिजनेस ने परचेज किया है माल, तो परचेज किया है कितने का, 1,02,000 का। उधार भी किया है, यस और नो? और हमें क्या बात पता चल रही है कि जो 1,02,000 इसने परचेज किया है ये माल, ये आपकी इन्वेंट्री, या आपके माल को बढ़ा रहे या घटा रहे? बढ़ा रहे, लिटरली बढ़ा रहे। लेकिन अब आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें से डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है, या आपको पता है? नहीं पता है। तो आप एक बेसिक एंट्री बनाएंगे जिसमें परचेज रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेज। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आ रहे, मटेरियल इज एन एसेट। और किस पे आ रहे, उधार पे आ रहे, तो उधार पे आ रहे तो अकाउंट्स पेबल होगा, यस और नो? पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है। क्रेडिट कितने का, 1,02,000। सिंपल एंट्री, कोई इसमें परेशानी, आसान। अब आइए कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ 88,000 डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू किए गए। यानी आपके पास से माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है, वेयर हाउस से माल जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो अब आप उसको किस तरह लिखेंगे, इसका उलट आएगा। क्या उलट
88,000 का डायरेक्ट मटेरियल है, तो हम लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिट, कितना 88,000, और 15,000 डायरेक्ट मटेरियल भेज दिया। तो हमारे पास, हमें ये तो पता है कि ये और ये एंट्री सेम है, तो जब उल्टाएंगे तो उलट में भी ये और ये एंट्री सेम होगी, डायरेक्ट मटेरियल की और इनडायरेक्ट की। तो हम सिंपली हम ज्वाइन कर देंगे, यानी कि पहले तो मैं आपको सेपरेटली दिखा रही हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितना 15,000, फिर क्या लिखना है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 15, ठीक है। ये दो एंट्री समझ आ गई, ये डायरेक्ट मटेरियल 88,000 और ये इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000। हमने उल्टा क्यों किया, क्योंकि वेयरहाउस से माल जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक हो गई कहानी। अब आइए मैं इसको कंबाइन करने लगी हूँ, तो कंबाइन करूंगी तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। ये 88 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल कितना है, 15 और 88 कितना होता है, 1,02,000 या 1,03,000, It's 1,03,000. 1,03,000, ठीक है। तो ये कंबाइन कर दिया मैंने, आंटी उधर कंबाइन कर दिया मैंने। अब आइए, यहां तक बात क्लियर है, कहानी क्लियर है। अब इसको हम देखते हैं। ये पहले जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री के बाद हम इसको कहाँ लेकर जाते हैं, टी अकाउंट में। कहाँ लेकर जाते हैं, टी अकाउंट में। मुझसे चिपक गया ये, ओके। तो इन्होंने डायरेक्टली टी अकाउंट पे ये लोग लेकर गए हैं। अब इसका आप टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, हमने इसकी जर्नल एंट्रीज लिख ली हैं। अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम टी अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहला जो टी अकाउंट होगा वो हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो अब यहां पर हम बेशक रिकॉर्ड करेंगे कि भाई, क्योंकि सवाल में लिखा था ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कितनी हमारे पास रखी है 13,000। फिर हमने परचेज किया माल, परचेज किया। आप देखो ना यहाँ पे जो एंट्री बन रही है, तो उसमें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कौन सी साइड रिकॉर्ड हुआ हुआ है पहली एंट्री में, इधर बताइए, इधर डेबिट साइड पे। तो हम डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 88,000, और फिर अगली जगह पे क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 15,000। जो कि यहाँ पे हम इस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, क्यों, रीजन आप यहाँ पे देखें। फिर हमें क्या रिकॉर्ड करना है, परचेज हमने क्या किया है, मटेरियल परचेज किया है, तो मटेरियल परचेज अकाउंट डेबिट है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है। तो मटेरियल इधर लिखेंगे पेबल्स अकाउंट, पेबल्स अकाउंट 1,02,000 हमें पे करना है। ये मुझे बताएं कि ये दोनों यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये बताएं।
पढ़िएगा अब्बास. नाउ वी विल डील विद द issues of material to the production process for both the direct and indirect materials. The materials control account will be credited, credited and but the debit entries will be different. for the direct material. The debit entry Is to work in progress control account, whereas the debit entry for the indirect material is to the production control account. अब यहाँ पे हमें ये समझाया जा रहा है कि बेटा जो तुमने यहाँ पर ये इंक्रीज कहा था ना, ये दरअसल इंक्रीज नहीं है. इस बात को समझिए कि इसका मतलब है कि आप ये डायरेक्ट मटेरियल को इशू कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. वेयरहाउस से कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? ये एंट्री बना. क्या एंट्री है? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट. तो अब ये जो हमने सवाल किया था उसमें तो यही सिचुएशन थी कि वेयरहाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे. तो फिर इस सिनेरियो में ये एंट्री जो है एप्लीकेबल नहीं होगी. कौन सी एंट्री एप्लीकेबल होगी? ये होगा. गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जहां कंफ्यूजन है वहां पूछ लीजिए. तो अब हम इसको सिर्फ उलट कर देंगे. ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा डेबिट हो जाएगा. और ये हमारा अगेन क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. तो अब अकॉर्डिंग टू दिस हम लेजर में वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डेबिट साइड पे नहीं बल्कि कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट से. वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 88,000 and then production overhead account 15,000. अब आप कैलकुलेट कीजिए दोनों क्या आ रहा है. जी इस 1,15,000 1,00,000. ये 1,15,000 है और ये इस 1,03,000 माइनस करें. 1,15,000 माइनस 1,03,000. 12. ठीक. अब बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें तब मैं आगे बढ़ूं. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लें. दोबारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन आगे बढ़ गए तो फिर पीछे आके फिर थोड़ा शुरू से फिर समझाना पड़ेगा. एकदम थोड़ा सा प्रॉब्लम ऊपर वाला कौन सा? ये material ये ऊपर वाला? ये वाला? दिस इज नथिंग. दिस इज जस्ट अ जॉइंट एंट्री. ये अलग अलग आपने लिखा है. इसी को कंबाइन करके अगर लिखोगे तो अब यहाँ पे सिर्फ ये चीज चेंज हो जाएगी बिकॉज ये हमने चेंज किया है. यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया तो हम यहाँ पे भी इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. और ये दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. कुछ भी नहीं किया हमने. हमने इसको कंबाइन कर दिया. हमने कॉमन फैक्टर देखा है. कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन सा है?
मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दोनों क्रेडिट पे है, तो हमने यहाँ पे उसको एक ही जगह पे लिख दिया, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे फिर डेबिट पे क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 88,000, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट 15,000। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 88, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट 15,000, इन दोनों का टोटल। और इस यहाँ पे हमने टोटल लिखा। क्लियर? दिस इज नथिंग डिफरेंट। आप अपनी एंट्रीज को या ऐसे सेपरेट लिख सकते हो, या फिर ऐसे एक साथ लिख सकते हो, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों में सेम है। आगे बढ़े। अब अगर आपको रिवर्स करना है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से माल वापस आ रहे वेयर हाउस में, तो हम क्या करेंगे, उलट। पहले हम क्या कर रहे थे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर रहे थे, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। दिस वाज द ओरिजिनल। और ये ओरिजिनल क्या है, इशू फ्रॉम द वेयर हाउस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब अगर उलट हो जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से माल वापस वेयर हाउस में आता है, तो इसकी एंट्री भी उलट हो जाएगी। यस और नो? और कैसे उलट होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। फिर इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। सवाल है, ट्राई कीजिए। आप अपने पास प्लीज इस चीज को लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज द रूल। ठीक है, ये रूल है। इसको अपने पास लिख लीजिए, और फिर इसको सामने रखते हुए आप इस सवाल को हल कीजिए। डन। हम्म। हुआ नहीं हुआ? पहले आप लोग अपनी एंट्री बनाए ना, फिर चेक करें आपको ऑप्शन क्या दे रहे हैं। अपनी एंट्री तो बनाए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज इशूड 67,400 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ, एंड 12,600 इन डायरेक्ट मटेरियल। बहुत इजी सवाल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रूल आपके सामने गिवन है, सेम टू सेम एज इट इज आपने अप्लाई करना है। तो सोच क्या रहे हैं, मुझे समझाएं तो, बताएं तो, क्या चीज नहीं समझ आ रही? आप लोग झिझक क्यों रहे हैं? मुझसे खुल के पूछें क्या चीज नहीं समझ आई, सो वी कैन गो थ्रू इट वंस अगेन। अब्बास।
सवाल क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या कह रहे हैं कि 67,400 डायरेक्ट मटेरियल्स कहाँ भेज दिए गए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो एज पर द रूल डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री क्या बनेगी, इस कम हो रहा है ना डायरेक्ट मटेरियल को, कम हो रहे हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिट। नहीं। अब यहाँ पे एक चीज अब जहन में रखो, जो हमने यहाँ पे पहले ये एक एरो इंक्रीज वाला किया था ना, उसको मिटा दो, वो उसको अब जहन से मिटा दो। मैंने अब उसको ये बताया आपको कि वेयर हाउस में से जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सामान शिफ्ट हो रहा होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। और जब इनडायरेक्ट मटेरियल वेयर हाउस से निकल के कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल निकल के वेयर हाउस से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, अब आप जो बोल रहे हो ना डिक्रीज, आप उसको बोलो हाँ डिक्रीज हो रहा है, तो सेम ये चीज होगा। जब डिक्रीज हो रहा है माल, क्यों, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, वेयर हाउस से डिक्रीज हो रहा है। वेयर हाउस से निकल के कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो हम क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, मटीरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। मटीरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट का मतलब है कि माल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब भी मटेरियल बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट पे। लेकिन यहाँ तो मटेरियल को कहाँ लेकर जाया जा रहा है, क्रेडिट पे, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। फिर इसी तरह यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये कौन सा माल है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कितना, 67,400। कौन सी एंट्री बनेगी, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 67,400 एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 67,400। फिर क्या कह रहे हैं कि 12,600 इनडायरेक्ट मटेरियल भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12,600 प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 12,600। यस और नो। अब मैंने आपको यहाँ क्या सिखाया था कि ये दो अलग अलग एंट्रीज को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास कंबाइंड में आ रहे हैं। तो इसको कंबाइन करने के लिए हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इन दो एंट्रीज में, अब्बास, बैठो। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन एंट्री क्या है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, दोनों एक। तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसका कॉमन, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट लिखे, जाहिर है इन दोनों का टोटल ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी फैक्टर्स क्या है, वर्क इन, दूसरी एंट्रीज क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, नहीं डेबिट। ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 67,400, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 12,600, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना बन रहा है, 80,000। ये आपकी कंबाइंड एंट्री बन गई। अब देखिए ऑप्शन में कहीं आपको इस तरह का कुछ दिया हुआ है, सीरियो। सी, करेक्ट, करेक्ट आंसर इज सी। अब क्लियर हुआ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट। अब हमने अकाउंटिंग देख ली, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में रिकॉर्डिंग का एलिमेंट देख लिया। अब हम दूसरे एलिमेंट पे आ रहे हैं, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के तीन तरीके हैं, नंबर वन फीफो, नंबर टू लीफो एंड नंबर थ्री वेटेड एवरेज। ये तीन तरीके हैं जिससे आप वैल्यू निकाल सकते हो अपने मटेरियल की, अपनी इन्वेंटरी की। ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो जरा पहले गौर से सुने। MA1 के लेवल पे फीफो लीफो एफको ये जरा बड़े सवालात होते हैं, तो इसलिए इस लेवल पे इतना ज्यादा फीफो लीफो एफको को टेस्ट नहीं किया जाता यूजुअली। लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यू नेवर नो, AI के पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, वो उसमें से कुछ भी शफल करके आपको दे सकते हैं, हो सकता है कोई फीफो लीफो का सवाल भी आ जाए।
इसलिए हमें पूरा तसल्ली से फीफो लीफो को देखना होगा, और पूरा तसल्ली से देखने के लिए हमें इसका बड़ा सवाल देखना होगा, क्योंकि बड़ा सवाल हमें समझ आएगा तो फिर उसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाएगा 2 मार्क का, वो आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल नहीं समझ आएगा तो फिर छोटे सवाल भी नहीं हो पाएंगे, लिहाजा हमें इसको देखना है। अच्छा, अब इसमें आपने इस वक्त कुछ भी कॉपी नहीं करना, वो कॉपी कर लिया आपने, बेसिक जो मैंने रूल आपको बताया था, तो रूल कॉपी हो गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, एप्लीकेशन भी हो गई। अब हम फीफो लीफो एप्को में आ रहे हैं, और इसमें हमने सिर्फ इस वक्त बैठकर समझना है। जब हम समझ लेंगे तो फिर हम सम की तरफ जाएंगे, ठीक है। Now, FIFO, by the name itself, it says first in, first out. जो माल पहले आए उस माल को पहले निकालो, जो माल पहले आए उस माल को पहले निकालो। ये सिस्टम बहुत सारे इदारे फॉलो करते हैं, और इसका सबसे फेमस या सबसे रेलेवेंट या सबसे यूजफुल ये कौन सी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है? फूड इंडस्ट्री। जहां पे जो माल पहले आया उसको पहले सेल करो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। लिहाजा सुपरमार्ट्स में भी पहले वो माल निकालो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले हुई है, और उसको पहले कंज्यूम कर लिया जाए। सो ये फीफो मेथड सुपरमार्ट्स में एप्लीकेबल है, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, एंड इसी तरह मेडिसिन इंडस्ट्री में भी, क्योंकि मेडिसिन भी जो बहुत पुरानी मैन्युफैक्चर है आप उसको रख नहीं सकते बहुत ज्यादा टाइम, यू हैव टू सेल देम बिफोर द लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन। सो अब इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। लीफो किसे कहते हैं? लास्ट इन, लास्ट आउट। जो आखिर में माल आया है उसको पहले निकालो, लास्ट इन। जो आखिर में माल आया है उसको फर्स्ट आउट, उसको पहले निकालो, ओके। यानी इस ये कौन सी जगहों पे एप्लीकेबल है? ये उस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है जो बहुत बल्कि सामान बनाते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन्स, एसी, फ्रिज, कार्स। मतलब उनको जो अब आप उनको बना बना के स्टोर नहीं कर सकते, उतनी बड़ी आपके पास वेयर हाउस नहीं होता। वॉशिंग मशीन बल्कि है, टेक स्पेस, आप कितना ही मैन्युफैक्चर करके रखोगे, और अगर रखोगे भी तो जो सबसे आखिर में पड़ा होगा ना दरवाजे के करीब, वो ही सबसे पहले सेल आउट करोगे। जो बिल्कुल अंदर अंदर करके माल रखा हुआ है उस तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी आपने आई डोंट नो विजिट किया हो किसी गोदाम, कभी कोई फ्रिज लेने गए हो, कभी कोई मशीन, तो गोदाम में अक्सर ना जो बहुत पीछे होती है ना चीजें, वो पीछे ही रह जाती हैं। और गोदाम के गेट के पास पास जो चीजें नजर आ रही होती हैं, जो वहां पे पर्सन ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो पहले वो सामने सामने वाला सामान निकाल के बेच देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लास्ट इन, फर्स्ट आउट। ये इसलिए फीजिबल है क्योंकि ये बल्कि सामान जो है बहुत पीछे रखा जाता है और फिर उसको निकालना मुश्किल होता है, तो इस लिहाजा वो बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी बेस्ट, बेहतर। नेक्स्ट आइए, वेटेड एवरेज प्राइसिंग मेथड। वेटेड एवरेज प्राइसिंग मेथड में क्या होता है कि एवरेज निकाला जाता है। क्योंकि हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग के 2 हिस्से हैं, कौन से हैं जरा बताइए जवेरिया? रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग वाला पार्ट अभी हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, कहाँ रिकॉर्ड होगा, किस साइट पे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो हम देख चुके हैं। अब जो हम देख रहे हैं वो वैल्यूएशन का पार्ट है, और वैल्यूएशन का पार्ट सिंपली एक ही सवाल का जवाब देता है, एट विच अमाउंट शैल वी रिकॉर्ड, ठीक है, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें। तो फीफो जब हम कहेंगे तो जो पुराना माल है पहले का बना हुआ है उसको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करो जिस प्राइस पे खरीदा था, यस और नो? पुराने प्राइस पे वो रिकॉर्ड होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो अभी लेटेस्ट आया वो लेटेस्ट प्राइस मार्केट रेट के हिसाब से सेट होगा, यस और नो? और वेटेड एवरेज में कहा जा रहा है कि आप एवरेज निकालो, आप माल का एवरेज निकालो, ना फर्स्ट इन फॉलो करो ना लास्ट इन, एवरेज निकालो। कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ये आपके पास सवाल है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब मैं यहीं पे सॉल्व करूंगी,
और आप लोग स्क्रीन पे देखना। Right. So as you can see over here, that we have a set of transactions held during the month of May. So the first transaction is held on 1st May where they are showing us the opening balance 100 units at the rate $2, total cost 200. Then receipts means माल आया, 3 तारीख को माल आया 400 यूनिट्स, कितने का आया 2.1 पर यूनिट. देन इश्यूज 4 तारीख को माल भेजना है, कहाँ भेजना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो अब हम सबसे पहले हाईलाइट करेंगे तमाम इश्यूज कि माल कब कब भेजना है. कब कब भेजना है 4 तारीख को, 11 तारीख को, और 20 तारीख. तो हमें माल कब कब भेजना है 4 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को. तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने 11 तारीख को जो माल भेज नहीं सबसे पहला माल कब भेजना है 4 तारीख को. 4 तारीख को जो माल भेजना है वो हम कहाँ से भेजेंगे. क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहते हैं हमें, कि जो सबसे पुराना माल है पहले उसको भेजो. यस और नो. तो सबसे पुराना माल हमारे पास कौन सा रखा हुआ है, 1 तारीख का. तो हमें 4 तारीख को कितना माल भिजवाना है 200. तो 200 सबसे पहले कहाँ से भिजवाएं, जो सबसे पुराना रखा हुआ है 100. यस और नो. तो सबसे पहले हम ये वाला माल भेजेंगे. फिर अभी तो हमें 200 भेजने हैं, उसमें से 100 का बंदोबस्त हुआ है, तो बाकी के 100 हम कहाँ से भेजेंगे 3 तारीख वाले माल से. तो 3 तारीख में से हम बाकी का 100 भेजेंगे, तो पीछे कितना बच गया 300. तो जो पहला 100 हमने भेजा वो कितने का भेजा $2 के हिसाब से, और जो दूसरा 100 हमने भेजा वो कितने का भेजा 2.1 के हिसाब से. अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी जरा देखते हैं. आपने सबसे पहला कॉलम बना लिया डेट ऑफ इशू, 4 तारीख को भेजना है, कितना माल भेजना है 200. 100 हम पहली तारीख से भेजेंगे $2 के हिसाब से, और अगला 100 हम 3 तारीख में से भेजेंगे 2.1 के हिसाब से. तो टोटल आपका क्या बन रहा है 200 एंड 210. टोटल क्या बन रहा है 410. यहां तक कहानी क्लियर है कि 4 तारीख को जो माल भेजना है वो हमने कहाँ से भिजवाया और कितने का भिजवाया. इसी तरह अब आ जाइए अगले इशू डेट पे. अगला इशू डेट कब है 11 तारीख. 11 तारीख को कितना माल भेजना है 400 यूनिट्स. कहाँ से भेजें, ये वाला माल तो खत्म हो गया, इसके 300 बकाया हैं. और 9 तारीख को नया 300 माल आ रहा है 300 यूनिट्स. तो हम ये जो 400 यूनिट्स 11 तारीख को भिजवानी है कहाँ से भिजवाएं. 300 पहले और एग्जैक्टली पहले ये 300 हम भेजेंगे कितने का 2.1 के हिसाब से, और बाकी का 100 कहाँ से भेजेंगे हम यहाँ से भेजेंगे. तो यहाँ कितने बच गए हमारे पास 200 बचे कि नहीं बचे. अब इसमें से 100 चला जाएगा, इसमें से 300 चला जाएगा, तो 300 2.1 के हिसाब से और 100 2.12 के हिसाब से. जरा देखते हैं 11 तारीख 400,
300 2.1 के हिसाब से और 100 2.12 के हिसाब से। 630 212 टोटल 842। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट। अब 20 तारीख को माल भेजना है तो हमारे पास कितना पीछे पड़ा हुआ है माल? 200 रखा हुआ है। और इसके अलावा 18 तारीख को 100 यूनिट्स आए हैं और 20 तारीख को हमें 100 यूनिट्स भेजने हैं। तो ये 100 यूनिट्स हम कहाँ से भेजेंगे? इसमें से भेजेंगे। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.12। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.12 212। इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 1464 आ जाएगा। ये जो 1464 है इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इश्यूज। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इश्यूज। ये जो 1464 हमने फाइंड आउट किया ना इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इश्यूज। रिपीट कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ इश्यूज। अब जो पीछे माल रह गया है, बकिया बचा हुआ, तो वो कौन सा रह गया? 18 तारीख को 100 यूनिट्स आए थे वो, और इसमें से भी 100 यूनिट्स रह गए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.12 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 2.4। तो ये मेरे पास क्या रह गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री। 100 2.12 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 2.4। तो टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आ गई? 452। और टोटल हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई? 1916। अब ये था पूरा सवाल फीफो का, फीफो स्टाइल में। आपसे 2 मार्क का सवाल जो एग्जाम में आएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपसे सिर्फ पूछे कि बताओ कॉस्ट ऑफ इशू कितना है, तो बस आपको हो सकता है कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करना पड़े। हो सकता है सवाल आपसे पूछे नहीं सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू बताओ, तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू पता करके बतानी पड़ेगी। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए टोटल कॉस्ट बताओ, फिर आप टोटल कॉस्ट बताओगे। यस और नो? तो कॉस्ट ऑफ इशू आपको पता होना चाहिए कैसे निकाल रहे हैं। डेट ऑफ इशूज, जितने इशू होने वाले दिन पे माल है वो कितने का बिक रहा है फीफो के मुताबिक, वो निकालेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इशू। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू, जो माल पीछे बच गया रह गया उसको आप निकालोगे तो उसका आ जाएगा 452 क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। यहां तक कहानी क्लियर है? अब आइए लीफो। अब हम लीफो में क्या करेंगे? सेम सवाल। बताइए, सेम सवाल लीफो में हम क्या करेंगे? वही वही टेक्निक करेंगे हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इश्यूज फाइंड आउट करेंगे। क्या इश्यूज? इश्यूज की डेट्स क्या है? तो इशू की डेट्स वही है, 4 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख। तो सबसे पहली कॉस्ट ऑफ इशू की डेट कौन सी है? 4 तारीख। अब 4 तारीख को हमें माल भेजना है। कितना माल भेजना है जरा बताइएगा? 200 यूनिट्स। ये 200 यूनिट्स कहाँ से भेजो? थर्ड में, 3 तारीख में से। क्यों? क्योंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट, जो माल सबसे लेटेस्ट या आखिर में आए वो पहले वहां से निकालेंगे। तो ये हमारे पास से 200 हम यहां से निकालेंगे, पीछे कितना बचा? 200। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2.1। आप देख सकते हैं 4 तारीख को डेट ऑफ इशू 200 यूनिट्स, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.1 420। क्लियर। अब 11 तारीख को माल भेजना है, कितना? 400। कहां से भेजें? 400 कहां से भेजें? लास्ट इन फर्स्ट आउट। 9 तारीख से पहले भेजेंगे 300। और उसके बाद यहां से ये खत्म हो गया, फिर बाकी के 100 यूनिट्स कहां से भेजेंगे? 3 तारीख में से। तो यहाँ अब कितना बच गया? 100। तो हमारे पास क्या हो गया? 300 मल्टीप्लाई बाई 2.12 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 2.1। 400, 300 मल्टीप्लाई बाई 2.12 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 2.1। ठीक है। अब नेक्स्ट डेट, इशू डेट कौन सी है? 20 तारीख। 20 तारीख, 20 तारीख को कौन कितना माल भेजना है? 100 यूनिट्स। कहां से भेजें? लास्ट इन फर्स्ट आउट। 18 तारीख में से। तो 18 तारीख में से हम भेज देंगे 2.4 के हिसाब से।
हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2.4 240। अब हम इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इश्यूज। क्या आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इश्यूज। और जो बकिया पीछे बच गया है 200 यूनिट्स, उसका हम रेट लिखेंगे 210 मल्टीप्लाई प्लस 200 410। हमारे पास ये टोटल इशू आ गया। समझ आया कैसे हो रहा है। अब आइए तीसरा मेथड, वेटेड एवरेज प्राइसिंग। वेटेड एवरेज प्राइसिंग भी दो तरह के हैं, एक होता है क्यूम्युलेटिव और एक होता है पीरियोडिक। तो अभी हम क्यूमुलेटिव देखेंगे, पीरियोडिक का सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला है। सेम सवाल है और हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इश्यूज नहीं लिख रहे हैं, हम सारी डेट्स लिख रहे हैं। सारी डेट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री पहले लिखी, ये देखो यहाँ पे रिसीव्ड यूनिट्स हैं, यहाँ पे इशूड यूनिट्स हैं, बैलेंस यूनिट्स हैं, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, यूनिट कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स थे, कितने के थे, $2 के हिसाब से 200 के। 3 तारीख को मजीद 400 यूनिट्स आ गए गोदाम में, कितने के आए, 2.1 के हिसाब से आए 840। तो अब जो हमारे पास ये रेट बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1040। ये टोटल आ गया। इसको हमने डिवाइड करना है टोटल यूनिट से। रिसीव्ड यूनिट्स कितने हैं, 400 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 100 यूनिट्स, तो टोटल इन्वेंट्री कितनी है, 500। और उसका टोटल कॉस्ट क्या थी, 1040। तो 1040 को जब आप डिवाइड करोगे 500 से, आपके पास एक आंसर आएगा विच इज 2.08। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप अपने जो ये 200 यूनिट्स इशू करोगे 4 तारीख को, वो इतने के इशू करोगे। ये वेटेड प्राइस है, वेटेड एवरेज प्राइस। तो 200 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.08 से, तो आपके पास 416 आ जाएगा। तो ये आपने इशू कर दिए। जब ये आपने इशू कर दिए तो आप ये यहां से 1040 से क्या करोगे, डिडक्ट कर लोगे। 1040 से डिडक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 624। और यहाँ पे 500 यूनिट्स में से 200 यूनिट्स आपने भिजवा दिए तो कितने बच गए, 300 यूनिट्स। मजीद 9 तारीख को आप रिसीव कर रहे हो 300 यूनिट्स, कितने के, 2.12 के, आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 11 तारीख को इशू करना है 400 यूनिट्स, तो अब आप इसका टोटल कर लो जो पुराना रखा हुआ है। 1260 उसका टोटल प्राइस आ रहा है और 300 प्लस 300 600 इसकी यूनिट्स आ रहे हैं। डिवाइड करोगे तो आपको वेटेड एवरेज प्राइस निकल के आएगी विच इज 2.10। तो ये जो 400 यूनिट्स 11 तारीख को आपने भेजने हैं वो 2.1 के हिसाब से आप भेजोगे, तो 840। 840 को आप डिडक्ट कर लोगे 1260 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 420। यहाँ पे आप डिडक्ट करोगे 600 माइनस 400, आपके पास 200 यूनिट्स बच गए। 18 तारीख को 100 यूनिट्स रिसीव कर रहे हो, कितने के, 2.4 के हिसाब से, 240। फिर 20 तारीख को 100 यूनिट्स इशू करने हैं, 100 यूनिट्स इशू करने हैं, तो अब आप टोटल करोगे ताकि वेटेड एवरेज प्राइस निकाल सको। 420 प्लस 240 660, 200 प्लस 100 300, दोनों को डिवाइड किया, आपके पास आ गया 2.2। 2.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 220, माइनस करोगे 440 और ये 200। तो ये जो आपके पास ये फिगर्स निकल के आई, ये वाली 416 840 220, इसको एडअप करोगे तो ये आपका क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू 440 और ये टोटल कॉस्ट 1916। ये समझो ये आपका कॉस्ट ऑफ इशू निकल आया, कॉस्ट ऑफ इशू 1476। ठीक हो गया। तीनों का समझ आया आपको कि वेटेड एवरेज, इसमें एवरेज निकाल रहे हैं, ऊपर में लीफो कैसे अप्लाई हो रहा है, फीफो कैसे अप्लाई हो रहा है, समझ आया। तो ये आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद फिर सम्स तो जो छोटे मोटे आएंगे वो फिर हम कर लेंगे, वो मसला नहीं है। अब पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स इन द पीरियड प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन द पीरियड प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला आप अपने पास लिख लीजिए, इसका भी 2 मार्क का कोई छोटा सा सवाल हो सकता है आ जाए। तो कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग जब भी आपसे पूछा जाएगा, ये सारा डेटा सवाल में आपको गिवन होगा और आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। So cost of all receipts in the period plus cost of opening inventory, the whole thing divided by number of units received in the period plus number of units of opening inventory.
डन। अब देखो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसको सॉल्व किया गया है पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग से। तो फॉर्मूला में क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स इन द पीरियड। तो कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स इन द पीरियड, ये आपके पास सारी रिसीट्स, ये देखें रिसीट्स कौन कौन सी हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे ना। ये देखें ये रिसीट्स हैं 3 तारीख को, फिर 9 तारीख को, और फिर 18 तारीख को। तो ये जो 3 तारीख को रिसीट है ये कितने की है, 840। ये कितने की है, 636। और ये कितने की है, 240। इसको ऐड अप करें, फॉर्मूला है ना आपके पास, तो इसको ऐड अप करें जल्दी से। 840 प्लस 636 प्लस 240 कितना आ रहा है, ये 40 प्लस 636 प्लस 240, 1716 1716। और आगे फॉर्मूला में क्या मेंशन्ड है, कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन है, ये कितनी की, 200। प्लस कर दें उसमें 200। 1916 ठीक है, तो ये मैंने इधर न्यूमरेटर लिख दिया 1916। और डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन द पीरियड नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन द पीरियड। तो नंबर ऑफ यूनिट्स बताइए ना जो रिसीव्ड हो रहा है। ये देखें 3 तारीख को, 9 तारीख को और 18 तारीख को। 3 तारीख को 400 यूनिट्स हैं, प्लस 9 तारीख को 300 यूनिट्स हैं, प्लस 18 तारीख को 100 यूनिट्स हैं। तो कितने हो गए, 800 800। और फिर आगे फॉर्मूला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग 100। तो अब जरा डिवाइड कीजिए, बताइए वेटेड एवरेज प्राइस कितना आ रहा है, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस। 2.12 2.12, ये आपका पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस निकल के आ गया, जरा देखिए, सी 2129। ठीक, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सिंपल, अगेन इशू, इशू डेट्स लिखिए, इशू यूनिट्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो वेटेड पीरियोडिक वेटेड प्राइस निकाले है वो निकाल, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 1491। ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इशूज। इसमें जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस यानी कि 1916 जो ऊपर हमने निकाला है वो ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐड नहीं, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये क्या किया हमने, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस जो ऊपर निकाला था ना अभी फॉर्मूला पे, ही तो निकालने के लिए 1916 अभी आपने ही तो निकाल के बताया। ठीक है, तो ये 1916 को हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ इशू से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ठीक, समझ आया पीरियोडिक कैसे हो रहा है। अब इसको आपने घर पे करना है, इस पूरे एग्जाम्पल सम को लिख के। जब आप करोगे लिख के तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद अच्छे से डेवलप हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आएगा, नहीं, लेकिन एग्जाम में इसका एक्सट्रैक्ट आएगा। अब एक्सट्रैक्ट किसी भी शक्ल में आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ इशू बता दो, हो सकता है आपसे पूछे क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू बता दो, हो सकता है आपको बोले पीरियोडिक वेटेड एवरेज से जरा प्राइस निकाल के बता दो, हो सकता है आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दे दे, पूरा टेबल बना हुआ हो, टेक्स्ट बॉक्सेस हो और वो फिल करना है। तो अगर आपको वो पूरा सम का फॉर्मेट नहीं आता होगा, आप वो टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं फिल कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसका फुल सम करना बेहद जरूरी है। अब आइए, हमने इसकी कैलकुलेशन देख ली, अब थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी को जरा और करेंगे। पीफो के फौरन बाद ये देख रहे हैं आप कुछ नोट्स हैं, इसी तरह लीफो के बाद भी हैं और इसी तरह वेटेड एवरेज के बाद भी हैं। तो जरा बात पढ़िएगा, पहला cost of पॉइंट, material plus the value of closing inventory equals the cost of purchasing plus the value of opening inventory. अब ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको प्लीज लिख लीजिए, इसको याद करना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड प्लस द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ परचेजेस
प्लस द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ये इक्वेशन वाला फॉर्मूला है, समझ रहे हैं आप? अब ये चार चीजें इसमें हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको कोई भी तीन चीजें दी जाए और एक चीज पूछी जाए, तो अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप ये फाइंड आउट कर सकोगे। हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू बताए गए हो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई गई हो, कॉस्ट ऑफ परचेजेस बताए गए हो, और आपसे पूछा जा रहा हो कि जरा भैया ओपनिंग इन्वेंट्री तो बताना कितनी थी। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता लग जाएगी। क्लियर? अब हम जा रहे हैं लीफो के पहले पॉइंट पे। लीफो का सवाल था, लीफो के नोट्स। जवेरिया पढ़िए पहला पॉइंट। The cost of materials issued plus the value of closing inventory equals to the cost of purchase plus the value of opening inventory. क्या बात समझ आई? जो फीफो का पहला पॉइंट है और जो लीफो का पहला पॉइंट है सेम, सो दैट मीन्स इट इज द सेम एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दोनों जगह पे वही चीज है। अब आइए तीसरा वेटेड एवरेज। अब बात पढ़िए। Cost of material issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchase plus the value of opening inventory. क्या पता चला? अगेन द सेम, यानी कि तीनों मेथड्स का फर्स्ट पॉइंट सेम है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए दूसरा पॉइंट फीफो का। जवेरिया पढ़िएगा। In a period of inflation, there is a tendency with people for materials to be issued at a cost lower than the current market value, closing inventories to be valued at a cost approximating to current market value. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई के वक्त फीफो कैसा बिहेव करेगा? जो आप मटेरियल इशू करोगे उसकी कॉस्ट लोअर होगी करंट मार्केट वैल्यू से। क्यों? क्योंकि महंगाई चल रही है तो करंट मार्केट वैल्यू के तो प्राइसेस ऊपर हुए हैं। लेकिन आप फॉलो कर रहे हो फीफो मेथड, जो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल पहले आया उसको पहले बेचो। तो जो पहले आया होगा वो तो ऑटोमेटिकली सस्ता लग रहा होगा, क्योंकि इस वक्त महंगाई चल रही है और करंट मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो यही बात यहाँ पे थियोरेटिकली लिखी हुई है, ठीक है? अब नेक्स्ट अब्बास, लीफो का सेकंड पॉइंट। In a period of inflation, there is a tendency with LIFO for the following occur. Materials are issued at a price which approximates to current market value. Closing inventories become undervalued when compared to market value. जवेरिया समझाइए। Current materials जब issue होंगे वो current market value से नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं, और लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो माल अभी अभी आया है उसको अभी अभी बेच दो। तो जो अभी माल आया है वो इस वक्त महंगाई चल रही है, वो इस वक्त करंट मार्केट रेट्स के हिसाब से। लेकिन जो पुराना माल रखा हुआ है, यानी कि जब आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि वो तो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि वो तो पुरानी है और वो तो रखी हुई है, और आज के हिसाब से वो जरा सस्ती ही लग रही होगी। यस और नो? अब आइए तीसरा पॉइंट, वेटेड एवरेज का दूसरा पॉइंट पढ़िए जवेरिया। In a period of inflation, using the cumulative weighted average pricing system, the value of material issues will rise gradually, but will tend to lag a little behind the current market value at the date of issue. Closing inventory values will also be a little below current market value. अब बात समझाइए।
इस इन्फ्लेशन के पीरियड में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हम्म जो मटेरियल इशू किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी, ग्रेजुअली, आराम आराम से, बट विल टेंड टू लैग अ लिटिल बिहाइंड द करंट मार्केट वैल्यू। यानी कि जितनी भी आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेगी, फिर भी मार्केट वैल्यू से कम होगा, फिर भी इट विल बी लैगिंग बिहाइंड द करंट मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ इशू। और क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या सिलसिला होगा कि इट विल बी अगेन बिलो द मार्केट, क्योंकि हम एवरेज आउट कर रहे हैं ना, हम अपनी एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो तो हर हाल में करंट मार्केट वैल्यू से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ट्रू एंड फॉल्स में अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए तो ये अलग तरह से भी पूछ सकता है। जैसे कि आपको कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दे जिसमें आप, या कोई सिनेरियो दे दे जिसमें आपको बोला जा रहा हो कि एक सुपरमार्ट है और वो फीफो अगर फॉलो करेगा और लीफो फॉलो करेगा और वेटेड एवरेज फॉलो करेगा, तो फीफो में उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू क्या मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू क्या मार्केट वैल्यू से कम होगी, या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मार्केट वैल्यू से बराबर होगी। ट्रू एंड फॉल्स बताइए, इसमें से कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। अभी जो हमने नोट्स में पढ़ा उसकी टेस्टिंग ऐसे हो सकती है, बताइए। फीफो में क्या होगा, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी? नो, मार्केट वैल्यू के बराबर चलेगी। क्यों? क्योंकि फीफो में क्या करते हैं हम, जो पहले माल आया है उसको हम पहले बेच देते हैं, तो अब हमारे पास जो माल रखा हुआ है या बच गया है तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो वो किसके बराबर होगा, मार्केट वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए। ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस देन द मार्केट वैल्यू लीफो में। सोच लीजिए। ये सच है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास माल बच जाएगा, चूंकि हम लीफो फॉलो कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट माल आया था वो तो हमने पहले बेच दिया। तो अब जो माल बच गया है वो कौन सा माल है, जो सबसे पहले आया था, जो बहुत पुराना था। तो महंगाई के दौर में वो पुराना माल जो रखा होगा उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम होगी। ट्रू, गेटिंग द पॉइंट। एंड देन वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर होगी मार्केट वैल्यू के? नो, इट विल बी लेस देन द मार्केट वैल्यू। समझ रहे हैं? तो ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब आइए, यहाँ पे हमारा फीफो, लीफो, एफको खत्म हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो कि सेल्फ रीड है, आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ इदारों के लिए फीफो मेथड बहुत बेनिफिशियल होता है, कुछ इदारों के लिए लीफो बहुत अच्छा होता है, कुछ इदारों के लिए वेटेड बहुत अच्छा होता है। इट डिपेंड्स, इदारा टू इदारा, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, तो किसी को वो ज्यादा सूट करता है, किसी को वो ज्यादा सूट करता है। तो एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि नहीं फीफो लीफो से हर हाल में बहुत अच्छा है, हर हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि हर बिजनेस का नेचर डिफरेंट है, एंड देयरफॉर डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई होती है। अब आइए, अब ये देखिए, ये लास्ट में भी कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स गिवन है जिसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, जरा पढ़िएगा जब एरिया इन अ पीरियड ऑफ। Pricing from period pricing, the following points are true. Closing inventory value will be higher using cumulative weighted average pricing rather than periodic weighting. अब ये आपस में कंपैरिजन है कि क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज प्राइसिंग करेंगे और पीरियोडिक, तो दोनों में से हायर क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू किसकी आएगी, क्यूमुलेटिव की। दूसरा, क्लोजिंग इन्वेंटरी, Values will be higher using FIFO rather than LIFO. अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फीफो और लीफो मेथड हो रहा है तो उसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू किसकी हाई होगी, फीफो की। अंडर फीफो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी लोअर देन अंडर फीफो। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कल के क्लास में फॉर्मूलाज दो समझे थे,
आज की क्लास में हमने अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग एलिमेंट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे रिकॉर्ड होता है, और वैल्यूएशन की 3 टेक्निक्स, FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज हमने सीखा, और उसकी थ्योरी भी सीखी। ठीक है, याद रहेगा। इसको आप लाजमी घर जाके रिवाइज करेंगे, एग्जाम्पल सम्स लिख के करेंगे, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को दोबारा अपने जहन में जहन नशी करेंगे, क्योंकि वो आप जब तक बैठेंगे नहीं किताब के साथ, वो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी गई है। हाउएवर घर जाके इसको आपने अपने जहनों में रजिस्टर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझे पूरे MA1 का यही तो दिल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो दिल है ना, वो अब हमने शुरू कर दी। वो चैप्टर 6 है, 7 है, 8 है, ये दिल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चाहे MA1 की हो, चाहे MA2 की हो, चाहे F2 की हो, चाहे F5 की हो, ये सब ये दिल है, ये कोर है। ठीक है, अब आइए, इसके बाद जो इस चैप्टर में है वो है अकाउंटिंग फॉर लेबर, जो कि हम इंशाल्लाह कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पे एंड कर दी है, तो आप अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कंप्लीटली पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।